हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 दैट इज़ फ्रॉड मैनेजमेंट। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज़ फॉरेंसिक अकाउंटिंग के मैं ऑलरेडी 4 से ज़्यादा लेक्चर्स कवर अप कर चुकी हूँ एंड वो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एंड दीज लेक्चर्स आर अपडेटेड। मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करके रखे हुए थे कुछ लेक्चर्स जो कि 2 साल पहले किए थे आई गेस। सो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मैंने ये सारे लेक्चर्स इसीलिए अपडेटेड डाले हैं सो दैट अगर कुछ चेंज हुआ है तो फिर आप उसको आराम से यहाँ से कवर अप कर सकें। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें आप लोग अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई किसी तरह का टॉपिक है जो कि कवर अप नहीं हुआ है एंड आप लोग चाहते हैं कि वो चैनल पर कवर अप हो और उसके आपको नोट्स मिलें, तो फिर आपको वो फॉर्म भरना है। वो फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज वो कम्युनिटी पोस्ट पर भी पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी उसकी लिंक पड़ी हुई है। आप आराम से उस फॉर्म को भर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकेंड्स में, शायद मैक्सिमम 1 मिनट में वो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको फॉर्म को भरिए और वहाँ पर फिर आपके साथ क्या होगा, इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। अगर जैसे ही वो लेक्चर अपडेट होकर आता है आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, एज वेल एज उसके साथ आपको PDF भी फ्री में मिलने वाली है जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 से। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉड क्या होता है और लोग इसे क्यों करते हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप देखेंगे तो हमें देखना पड़ता है कि ये शुरू कब होता है और उसको फिर मैनेज कैसे करना है। मतलब उसको मैनेज करना भी तो इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉड मैनेजमेंट ये कह सकते हैं पूरा बेसिकली एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, बट यहाँ पे पूरे सिस्टम को ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें हम फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर उसको रिजॉल्व करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लॉस कम हो सके और ट्रस्ट बना रहे। इसलिए तो आप प्रॉपर फ्रॉड मैनेज करते हो। सो बिफोर दैट, फ्रॉड मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या? राइट, तो फ्रॉड मैनेजमेंट बेसिकली एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें अगेन आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करोगे, डिटेक्ट करोगे कि किस तरह का फ्रॉड हुआ है, इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग, उसमें कंट्रोलिंग रहती है एंड रिजॉल्व करते हैं आप उसको, फ्रॉड को। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक अप्रोच टू हैंडल फ्रॉड एट डिफरेंट स्टेजेस। जो भी डिफरेंट स्टेजेस पे फ्रॉड हो रहा है तो उसमें जो भी सिस्टमैटिक अप्रोच है आप उसको फॉलो करते हुए इसको करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इट इंक्लूड्स फ्रॉड डिटेक्शन। सबसे पहले तो आप फ्रॉड डिटेक्ट करते हो कि किस तरह का फ्रॉड हुआ है। राइट, पहला फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, फिर आपका फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फिर उसको आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि चलो ठीक है फ्रॉड तो डिटेक्ट हो गया, अभी मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरह से हुआ है, कहाँ पर क्या चीज़ हुई। तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स भी तो लेने होंगे कंट्रोल करने के लिए कि आज फ्रॉड हो तो गया है तो कल कैसे होगा, है ना। तो देखना पड़ेगा कि कल को रुकाना पड़ेगा उसको, हमें बेसिकली फ्रॉड को कल भी हो सकता है ना। तो वो हमें रुकाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रॉड को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। फिर लास्टली अगर फ्रॉड हुआ था, ठीक है, उसके बाद हमने उसे रिजॉल्व भी तो करना है। अगर कुछ लोग इन्वॉल्व थे तो उनको फिर सज़ा भी दिलानी होती है, तो फिर हम लीगल रेजोल्यूशन लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब ये फ्रॉड प्रॉपरली मैनेज हो जाता है, दैट मीन्स इफेक्टिवली मैनेज हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंटीग्रिटी और ट्रस्ट मजबूत रहता है और उसको इम्प्रूवमेंट मिलती है बेसिकली किसमें, ट्रस्ट में और इंटीग्रिटी में। लोग भरोसा कर पाते हैं कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फ्रॉड होता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी साइड से भी स्टेप्स लेती है उसको सही करने के। क्योंकि देखो फ्रॉड तो बहुत पकड़े जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती है जिनके फ्रॉड पकड़े जाते हैं, पर क्या सब लोग, हर एक कंपनी अपने फ्रॉड पकड़े जाने पर उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करती है क्या? वो पब्लिक का भरोसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है कि आगे जाके फ्रॉड नहीं होगा? बहुत कम कंपनीज होती हैं जो ऐसा कर पाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिटेक्शन का। इसका मतलब है कि फ्रॉड को डिटेक्ट, बेसिकली फ्रॉड होने से पहले या होते वक्त उसका जो शक है या फिर रेड फ्लैग को पहचानना, ठीक है, बेसिकली डिटेक्ट करना। यू हैव टू आइडेंटिफाई द सस्पिशियस एक्टिविटीज़ और द साइंस ऑफ फ्रॉड। वही क्या होता है, आपका फ्रॉड डिटेक्शन होता है। अभी कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि फ्रॉड हुआ है, दैट मीन्स द इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अनयूजुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स अचानक से आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है इन द रेवेन्यू और द एक्सपेंसेस। अभी इसमें क्या होता है कि अजीब सी एंट्रीज आ गई हैं, आपको पता ही नहीं चला कि ये एंट्री आई कहाँ से है,
या फिर इरेगुलर एंट्रीज हो सकती है, मतलब जो नहीं होनी चाहिए थी उस तरह की एंट्रीज भी हो रही हैं, तो आपको उससे बेसिकली इंडिकेटर की तरह वो काम करते हैं, आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि फ्रॉड हुआ होगा। नेक्स्ट इज मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स जब रिकॉर्ड या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स गायब होने लगते हैं या फेक लगने लगते हैं, आपने जो भी चीज़ मेंशन की है उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर करेक्ट पेपर्स नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो आपके क्या होते हैं, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। अब ये भी एक तरह का इंडिकेटर की तरह काम करता है कि फ्रॉड होने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़, अगर जैसे सेल्स आपने दिखा दी है बट सेल हुई ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑल्टर्ड बिल या फिर कह सकते हैं फेक इनवॉइसेस लगा दिए जाते हैं कि हाँ इस तरह की सेल हुई है। तो ये भी एक तरह का क्या है, ऑल्टर्ड या फेक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में ही आता है और ये एक तरह का इंडिकेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है। अभी ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी इनकम से ज़्यादा बड़ी लाइफस्टाइल जीने लग गया अचानक से, उसकी जो लाइफस्टाइल जैसी थी पहले उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, बेसिकली अपर लेवल पर जा चुकी है और वो कंपनी में भी है और उसी लेवल पे काम कर रहा है, बट स्टिल उसकी इनकम इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज होगी। जैसे कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, अगर वो 50,000 कमाता है तो उस हिसाब से स्पेंडिंग करेगा, और वहीं अगर कोई ज़्यादा कमाता है तो उस हिसाब से स्पेंडिंग करेगा। अगर अचानक से कोई 50,000 कमाने के बाद ही बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ की तरह स्पेंडिंग कर रहा है कि हाँ उसके पास बहुत पैसा आ गया, तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। और अगर अचानक से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कभी छुट्टी नहीं लेता था, मतलब छुट्टी लेता था बट अचानक से वो कहने लग गया कि अब मैं छुट्टी नहीं लेना चाहता हूँ, और अब वो लेता ही नहीं छुट्टी, तो ये भी तरह का इंडिकेटर हो सकता है कि वो कुछ इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है कि वो छुट्टी ही नहीं ले रहा है, कि इस डर से कि हो सकता है मैं रिप्लेस हो जाऊँ, फिर मेरी जगह कोई और एम्प्लॉय आगा, वो सारा जो भी मैंने काला चिट्ठा करा है वो सब पढ़ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर इश्यूज़ हुए हैं। तो ये भी एक तरह का एक बड़ा रेड फ्लैग है। उसका जो बिहेवियर है ओवर कंट्रोलिंग हो गया है कि अभी मैं अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करूँगा, तो वो भी एक तरह का इंडिकेटर है। नेक्स्ट इज वीक इंटरनल कंट्रोल्स। जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो बहुत वीक है, मतलब लैक ऑफ सुपरविजन है। जहाँ सुपरवाइज़र की सुपरविजन की कमी होगी, वैसे ही मतलब अगर जो ड्यूटीज़ हैं सेग्रीगेट नहीं हुई हो, अगर एक ही इंसान के पास सारी ड्यूटीज़ हैं तो वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, और वहीं पे जो फ्रॉड का खतरा है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बेसिकली अगर आपने एक ड्यूटी है, ठीक है, एक ही इंसान को सारा जिम्मेदारी दी थी है, जबकि आप 4-5 लोगों में डिवाइड कर सकते थे उसको, तो वो नहीं करने से भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट एरर्स और एडजस्टमेंट्स। अगर बार बार करेक्शंस हो रहे हैं अकाउंट्स में जबकि नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, और जो सस्पिशियस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, तो ये भी एक तरह का रेड फ्लैग है, दैट मीन्स इंडिकेटर है फ्रॉड होने का। तो ये सिम्टम्स हैं, कंफर्म नहीं करते हैं कि अगर मतलब ये बेसिकली हमेशा कंफर्म नहीं करते कि फ्रॉड हुआ है, बट हाँ इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा ज़रूर करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि एम्प्लॉय की लाइफ चेंज होगी, तो हो सकता है उसको कोई लॉटरी जीत गया हो, है ना, तो ये सिर्फ इंडिकेटर है कि आप थोड़ा सा चेक रख सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। तो अब एक बार आपको पता चल गया कि हाँ आपको शक हो गया है कि हम मतलब यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, आपको इंडिकेटर्स मिल गए, सिम्टम्स मिल गए, तो अभी इसके लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। यू नीड टू यूज़ दोज मेथड्स टू एग्जामिन जो भी सस्पेक्टेड फ्रॉड हमें लग रहे थे, तो जिससे कि हम सच निकाल सकें और एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर इसके लिए हम कई तरह के इंक्वायरी मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका क्या, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, जिसमें आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की डीप एनालिसिस करते हो। दूसरा आपका होता है इंटरव्यू एंड इंट्रोगेशन, मतलब आप एम्प्लॉयज़ हो और विटनेसेस हो तो उनसे जब सवाल जवाब करते हो, सो दैट आपको एविडेंसेस कलेक्ट हो सके और आपको सच पता चल चुके। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस, आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हो पैटर्न को, क्योंकि जैसे कि अगर कुछ चीज़ में अगर गड़बड़ी हो रही होती है तो एक पैटर्न हम लोग जैसे फॉलो करते हैं ना कि इसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर वो पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे अनयूजुअल पैटर्न्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। और वो अनयूजुअल जो पैटर्न जहाँ जहाँ पर हुआ है हम उसको कलेक्ट करके रखते हैं एनालाइज करने के बाद। नेक्स्ट है सर्विलेंस एंड ऑब्जर्वेशन, मॉनिटर करना है अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हुई हैं, हमको लगा था कि यहाँ पे इंडिकेटर की तरह काम कर रहा था, ठीक है, हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो हमें क्या करना है, अपने साइड से उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि हम उसको पकड़ सकें। नेक्स्ट इज़ डिजिटल फॉरेंसिक्स, आपको एग्जामिन करने हैं ईमेल्स वगैरह हो गए, सिस्टम को देखना है, सिस्टम में कोई गड़बड़ी तो नहीं, कहीं फिक्सेशन तो नहीं हुई है,
और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो भी पड़े हुए हैं वो सबको चेक करना है। सो जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको आपको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक और लीगल वे में करनी है, टू जिससे कि वो वैलिड रहे। राइट, नेक्स्ट है आपका फ्रॉड रिपोर्ट्स। सो जो फ्रॉड रिपोर्ट क्या है, ये बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप जो भी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स निकली हैं वो सब आप इसमें मेंशन करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो नेचर ऑफ फ्रॉड, किस तरह का फ्रॉड था, कौन सा मेथड यूज़ किया गया था उस फ्रॉड को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद क्योंकि आपको शक हो गया था ना स्टार्टिंग में कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड हुआ हो, तो आपने क्या किया था, एविडेंसेस कलेक्ट करने चालू किए थे, जो कि हमने किस में किए थे, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में। तो अब वही जो भी एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं उसको आप मेंशन करेंगे और कितने अमाउंट का लॉस हुआ है वो मेंशन करेंगे। जो रिपोर्ट है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, लॉजिकल एंड एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। एविडेंस बेस्ड का मतलब है एविडेंसेस होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप एविडेंसेस नहीं देंगे तो कोई आपकी यकीन ही कैसे करेगा कि हाँ यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। अब ये जो है फ्रॉड रिपोर्ट्स, ये यूज़ की जाती है मैनेजमेंट की यूज़ करती है, ऑडिटर्स यूज़ करते हैं, और अगर इन केस अगर कोई लीगल एक्शन लिया गया है तो कोर्ट में भी प्रेजेंट करनी पड़ती है। दैट मीन्स लीगल अथॉरिटीज़ को भी इसकी ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट ऑफ फ्रॉड, अभी बात करते हैं इसकी। तो जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाती है तो हम कल्मिनेशन पर पहुंचते हैं, जहाँ पर ये डिसाइड होता है कि जिम्मेदार कौन है और नुकसान कितना हुआ है। तो फ्रॉड का जो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होते हैं, जहाँ पर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या फिर रेपुटेशन या जो गुडविल है आपकी उसको खतरा हुआ हो, उसका बेसिकली बर्बाद हो गई हो, और लीगल पेनल्टीज हों, तो उससे इन्वेस्टिगर का जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनका, सॉरी इन्वेस्टिगेटर नहीं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इसलिए कंपनी को अपनी पॉलिसीज़ को बहुत मजबूत करनी पड़ती हैं, सो दैट आपको जो है ऐसी फेस ना करना पड़े प्रॉब्लम इन फ्यूचर। सो क्रिमिनेशन क्या होता है, इट्स रेफर्स टू द फाइनल आउटकम और द कंक्लूजन ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो निकला है। अब इससे पता चलता है कि जो फ्रॉड है कितना हुआ था, कौन रिस्पॉन्सिबल था और किस तरह का एक्सटेंट ऑफ लॉस था। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सबसे पहले तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरा क्या है, लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड गुडविल। गुडविल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी जो मार्केट में जगह है कैसी है, ठीक है, कंज्यूमर उसको देख के ही आते हैं। दूसरा लीगल पेनल्टीज और फाइन लगता है। फिर लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस गिर जाता है इन्वेस्टर्स का, वो भरोसा नहीं करेंगे, आगे जाके इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि कंपनी तो फ्रॉड करती है। एम्प्लॉयज़ का डिससेटिस्फेक्शन होता है और जॉब लॉस होता है, एम्प्लॉयज़ को भरोसा नहीं रहता है कि हमारी कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता है बिजनेस की ग्रोथ पे। अब इसका रेजोल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमें कुछ लीगल और करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले आपका था लीगल फॉलोअप। मतलब जो भी फ्रॉडस्टर है जिसने ये फ्रॉड कंडक्ट किया है उसके खिलाफ केस को फाइल करना और उससे लॉस रिकवर करने की कोशिश करना एटलीस्ट, ठीक है। हमेशा लॉस रिकवर नहीं हो पाता, बट हम कोशिश करते हैं कि लॉस रिकवर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू फाइल द लीगल केसेस अगेंस्ट द फ्रॉडस्टर्स, देन रिकवरी ऑफ लॉसेस थ्रू लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर को यूज़ करते करते आपको लॉस को रिकवर करना है। ऐसे नहीं कि हमने भी, उनने तो गलती करी है, हमने भी गुंडे हायर करके अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करी, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपरली लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना लॉस रिकवर करना है। फिर उसके बाद अगर कोई भी पेनल्टीज़ लगी हैं तो वो सब पेनल्टीज उस पर लगेंगी। खैर, नेक्स्ट कॉपरेशन विद द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कॉपरेट करना है। अपनी मर्जी से तो आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे लॉ के हिसाब से करना है। एंड यू हैव टू इंश्योर द कंप्लाइंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसको देखना है। फिर करेक्टिव एक्शंस हम क्या क्या ले सकते हैं, मतलब जो हम अपने साइड से सही करने के लिए एक्शंस ले सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर फ्रॉड ना हो। तो कौन से हैं, सबसे पहले तो अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को प्रॉपरली टाइट करना है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट वापस से इस तरह की फ्रॉड कंडक्ट ना हो। दूसरा है इम्प्रूव करना है अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को। अभी आपको पता चल चुका है, वो आपको लगता था कि आपके जो सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे, बट क्योंकि फ्रॉड के आपको सिम्टम मिल गए, फ्रॉड पता भी चल गया, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले तो अगर सीसीटीवी कैमरास हर जगह नहीं इंस्टॉल थे तो उनको इंस्टॉल कर दो। सिस्टम को जो एक्सेस है सबको मत दो, सिर्फ जो आपको पता है कि इनको ही दे, मतलब भरोसेमंद लोग हैं इनको दिया जा सकता है, और जिसको भी दिया जा रहा है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। तो अपनी जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं जो भी कंपनीज़ में, उनको सेग्रीगेट कर दो। तो इस तरह के करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। एज़ वेल एज़ अपनी जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको अपडेट करो, क्योंकि वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए, तो उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिंग रिकरेंस ऑफ फ्रॉड।
कोशिश करें कि फ्रॉड दोबारा ना हो, क्योंकि इससे कितने लॉसेस होते हैं, कितनी बुरी तरह से रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके करेक्टिव एक्शंस। तो कंक्लूजन की बात करूँ तो फ्रॉड मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली एक कंटिन्यूस और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मतलब ये ख़त्म नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है और सिस्टमैटिक वे में चलता है। अब कंटिन्यूस क्यों है, एक बार पकड़े गए तो हो सकता है दोबारा भी तो मतलब फ्रॉड हो सकता है ना। तो अगर फ्रॉड दोबारा होगा तो फिर एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है। आपको फ्रॉड मैनेज करते रहना पड़ेगा सो दैट आगे जाके फ्यूचर में फ्रॉड ना हो। डिटेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये सब इसके अंदर आता है। किसके अंदर, फ्रॉड मैनेजमेंट के अंदर। अर्ली डिटेक्शन रिड्यूस कर देता है फाइनेंशियल लॉस को। अगर आप पहले ही पता कर लेंगे किस तरह का फ्रॉड कंडक्ट होने वाला है इन फ्यूचर, तो फिर आप अपना जो है लॉस बचा सकते हैं। क्या बचा सकते हैं, लॉस बचा सकते हैं। अगर लॉस नहीं बचा पाएंगे तो आप एटलीस्ट रिड्यूस कर देंगे। पहले जहाँ आपका 1 लाख का होने वाला था, तो हो सकता है आपने अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया, 10,000 पे डिटेक्ट कर लिया, तो फिर नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाएं और एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें। एम्प्लॉयज़ में वो ट्रेनिंग दें उनको, बेसिकली एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बताएं सो दैट उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें ना आएँ और फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है इफेक्टिव। अगर फ्रॉड मैनेजमेंट रहेगी तो उससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में ज़्यादा टिक पाती है क्योंकि इन्वेस्टर्स वगैरह सब रहते हैं और मार्केट में उसकी रेपुटेशन बनी रहती है। सो यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। और अगर कोई भी आपके साइड से सजेशंस हैं, फीडबैक हैं, एनीथिंग, कमेंट सेक्शंस हमेशा ओपन रहते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल पर सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।